हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास है 12वीं कृषि विद्यार्थियों के लिए। कृषि जीव विज्ञान अध्याय नंबर 2। चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी, परिभाषा, संक्षिप्त इतिहास, महत्व एवं उत्तर संवर्धन। देखो, जैव प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो जिसे इंग्लिश में बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब ये है, ये दो शब्द से मिलकर बना है, बायोलॉजी और प्लस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। और आप देख सकते हैं, ये फोटो में आप देखिए, ये क्या है? ये डीएनए है। इसका मतलब डीएनए में कुछ किया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है एक तरह से कि डीएनए में कुछ ना कुछ चेंजेस करना, या बायोलॉजी में कुछ ना कुछ एक नई टेक्नोलॉजी जो है उसको लेके आना। क्योंकि टिश्यू कल्चर भी एक क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का प्रकार है। और टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है किसी भी एक प्लांट सेल से, किसी भी एक प्लांट पार्ट से कंप्लीट होल प्लांट को जो है जनरेट किया जाता है। तो मतलब वहां पर बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी को यूज किया है। सेम ऐसे ही किसी भी, आपने देखा होगा मानव इंसुलिन। आजकल आपने देखा होगा जो मानव इंसुलिन जो मनुष्य में मधुमेह रोग के इलाज में जो है वरदान साबित होता है, उस इंसुलिन को बनाया किससे जा रहा है? बायोटेक्नोलॉजी से। यानी कि एक इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है उसको एक स्पीसीज से ले लिया, दूसरी स्पीसीज से एक वेक्टर या बाहर ले लिया, इस जीन को इस बाहर के साथ मिला दिया। अब ये जो डीएनए बना, इसका डीएनए ले लिया किसका? इंसुलिन। इंसुलिन बनाने वाली जो है, ये जो है जीन वगैरह है, इसका डीएनए ले लिया, ये ले लिया। और इधर से ये बाहर का डीएनए ले लिया, ताकि भाई उसको दूसरे जीव में डाला जा सके और दूसरे जीव में ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन उत्पादित किया जा सके। ये करते हैं। तो ये सब क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है। जैसा कि आपको विदित है, इसकी अंग्रेजी परिभाषा से हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी, जिसे अंग्रेजी भाषा में बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, जो बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी शब्द से मिलकर बना है। चलिए, इसको आप हेडिंग डालिए, फिर हम प्रारंभ करते हैं हमारा पूरा बायोटेक्नोलॉजी का। आपके ये जो आधार रहेगा वो कृषि जीव विज्ञान की पुस्तक का आधार रहेगा। धीरे धीरे समझेंगे, आराम से समझेंगे। यदि आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो आपको सब्सक्राइब करना है, और कोर्स यदि आप चाहते हैं खरीदना 12वीं क्लास का, तो हमारी एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन से ले सकते हैं। चलिए, अब देखिए वन बाई वन जो है हम समझेंगे एक एक चीज को। ये तो समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर जो है लिखेंगे, फिर लिखने के साथ ही मैं आपको समझाऊंगा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। विज्ञान और अभियांत्रिकी है ना, यानी कि इंजीनियरिंग का इसमें यूज किया जाता है, उसके सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, और इसमें जैविक कारकों की सहायता ली जाती है। और तब हम जो है नए नए उत्पादों का सृजन करते हैं। जैसे आप लिखेंगे, लिखने के साथ 12वीं क्लास में क्या है, लिखना ज़्यादा पड़ता है। समझा देंगे, पूरा अच्छे से समझाएंगे, है ना, पूरा अच्छे से समझाएंगे इस चीज को। लिखेंगे भाई जैव, लिखो, साथ के साथ लिखो, फिर इस लाइन को समझाऊंगा मैं। क्योंकि समझने के जो हमें पुस्तक भी पढ़नी है, इसलिए पूरा हम नोट्स बना के लिखेंगे। जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में विज्ञान तथा अभियांत्रिकी के अभियांत्रिकी, इसको कहते हैं इंजीनियरिंग, है ना, इंजीनियरिंग कहते हैं। अभियांत्रिकी के सिद्धांतों का के सिद्धांतों का उपयोग करके किसके सिद्धांत? विज्ञान के सिद्धांत और अभियांत्रिकी के जो सिद्धांत हैं, इनका उपयोग करके जैविक कारकों की सहायता से, जैविक कारकों की सहायता से
जैविक कारकों की सहायता से मानव के लिए उपयोगी मानव के लिए उपयोगी मानव के लिए उपयोगी उत्पादों का उत्पादों का सृजन सृजन किया जाता है ना। यानी कि आप देखिए, देखो बायोटेक्नोलॉजी में जैसे एक उदाहरण आपको मैं बता दूं, जैसे ये सब बायोटेक्नोलॉजी है, जैसे जो है ट्रांसजेनिक 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 पादप ट्रांसजेनिक पादप, जैसे आपने नाम सुना होगा जो है बीटी कॉटन का, बीटी कॉटन का। जैसे आपने नाम सुना होगा जो फ्लेवर सेवर टमाटर की फ्लेवर सेवर टमाटर, इसका आपने नाम सुना होगा, है ना। ये इत्यादि बहुत कुछ होते हैं इसमें, बीटी ब्रंजल भी है। और जो भी फसलें हैं जिनकी जीन्स में, जिनके डीएनए में परिवर्तन कर किया गया है ना। या अब परिवर्तन क्या है भाई, जैसे बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन में क्या परिवर्तन किया गया, जो कपास होती है, कॉटन मतलब कपास, तो कपास में क्या होता है, जो पिंक बॉलवर्म होता है, एक कीट होता है, एक इंसेक्ट होता है जिसका अटैक पड़ता है, और जो जहां पर रुई बनती है, जहां पर कपास बनती है, उस बॉल को ज़्यादा से ज़्यादा वो कीट क्या है इफेक्ट करता है, खा जाता है। तो इसलिए बीटी कॉटन लाया गया। एक बीटी बीटी जो है एक जीन, एक लिया बीटी जीन जो है ली गई थी, और बैसिलस थ्रेंजेंसिस एक जीवाणु से उस जीन को लिया। फिर उसके बाद उस जीन को मल्टीप्लिकेशन किया, मतलब जीन को और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित किया, और किस में डाला गया, कपास के जीन में जो है डाला गया। तो क्या हुआ, कपास में भी प्रतिरोधक क्षमता आ गई थी किसके प्रति, जो पिंक वॉलवर्म जो कीट है उसके प्रति। तो ये सब कुछ कैसे किया, ये सब कुछ प्रकार है बायोटेक्नोलॉजी का। और देखिए, जैसे मानव मानव इंसुलिन मानव इंसुलिन बनाया जा रहा है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी है ना। जैसे अभी कोविड वैक्सीन, जब कोरोना आया था तो कोविड वैक्सीन लगी थी, वो भी बायोटेक्नोलॉजी से बनी तो जो भी कुछ जीन में परिवर्तन किया जा रहा है ना, वो सब बायोटेक्नोलॉजी है। आप देखेंगे एक छोटी सी पौधे की एक सेल, प्लांट की, पादप की एक कोशिका से पूरा का पूरा पादप जो है सृजित करने की उसमें क्षमता होती है। उसमें उस बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत सारे प्लांट बनाए जा रहे हैं। जैसे केले का उत्पादन किया जा रहा है, केले की जो नर्सरी है वो लैब्स में बनाए जा रहे हैं, केले के पौधे। तो ये सब कुछ क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। बोलने तो बहुत कुछ है, बायोटेक्नोलॉजी में विस्तार है। ये आप लिखिए, है ना। फिर हम लिखेंगे कि इसकी, अब देखिए यहां पर लिखा गया है जैविक कारक। जैविक कारक क्या क्या हो सकते हैं, जैविक कारक मतलब सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव में डीएनए डाल के उसको और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किया जाता है, बनाया जाता है। कोशिका हो सकते हैं, कोई भी कोशिका अवयव हो सकता है, कोशिका में डाला गया हो, या उनके कोई अवयव हो सकते हैं। ये सब जो हैं क्या हो सकते हैं, जैविक कारक हो सकते हैं। मतलब जैविक कारकों की सहायता से विज्ञान और अभियांत्रिकी के जो सिद्धांत हैं उनका उपयोग करके मानव के लिए उपयोगी जो हम कह सकते हैं उत्पाद जो बनाए जा रहे हैं, वो क्या है, वो बायोटेक्नोलॉजी। यही उत्पादों के कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं, उदाहरण तो बहुत हैं लेकिन मैंने कुछ दिए हैं। फिर आपकी पुस्तक में जो है जो परिभाषा लिखी रही है उसको भी समझ लेते हैं। परिभाषा, निश्चिंत रहो, मैं पूरा अच्छे से एक एक लाइन को समझाऊंगा। चलिए परिभाषा लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, जैविक कारकों जैसे, फर्स्ट परिभाषा क्या है, जैविक कारकों जैसे सूक्ष्मजीव, लाइक कर देना भाई, देखो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैविक कारकों जैसे सूक्ष्मजीव, कोशिकाओं कोशिकाओं और
और उनके अवयवों के उनके अवयवों के अवयवों के नियंत्रित उपयोग से नियंत्रित उपयोग से नियंत्रित उपयोग से मानव के लिए मानव के लिए मानव के लिए उपयोगी उत्पादों या सेवाओं उपयोगी उत्पादों या सेवाओं के उत्पादन को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। एक तो ये परिभाषा दी गई है, यानी कि ये देखो जैविक कारकों, अब जैविक कारकों जैसे सूक्ष्म जीव, इनका बहुत ज्यादा यूज होगा, है ना। सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, सबसे ज्यादा यूज होगा जीवाणु का। उस जीवाणु के अंदर होता है जो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मिड होता है, एक वाहक होता है, उसका सबसे ज्यादा जो है रोल होता है, क्योंकि वही एक वाहक का कार्य करेगा। वाहक कैसे कार्य करेगा, ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ ये आगे आएंगे। अभी आप समझिए कि जैविक कारकों जैसे सूक्ष्मजीव, कोशिकाओं, उनके अवयवों के नियंत्रित उपयोग से मानव के लिए उपयोगी उत्पादों सेवाओं के उत्पादन को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और तरीका देखिए, है ना, और देखिए और क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। वही तरीके से आप अपनी खुद की भी बना के डेफिनेशन लिख सकते हो कि जैविक कारकों के उपयोग से मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बनाना क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ऐसा भी लिख सकते हैं कि, है ना, जो है, चलो ये आप लिखो फिर देखेंगे। और दूसरी डेफिनेशन बता देता हूं आपको मैं, वीडियो पॉज करके आप लिख लिया होगा आपने। दूसरा है, दूसरी डेफिनेशन, पात्रे तकनीक इन विट्रो, है ना, इन विट्रो पार्ट जो है इन विट्रो कल्चर, पात्रे तकनीक यानी कि इन विट्रो कल्चर। इसका मतलब इन विट्रो कल्चर पात्रे तकनीक का मतलब लैब में बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, लैब में, लैब जो लैब होती है ना उसमें बात हो रही है, जो भी लैब होती है ना, उसमें बात हो रही है कि भाई उसमें इन विट्रो कल्चर मतलब लैब में कोई कार्य किया जा रहा है तो हम कहेंगे इन विट्रो कल्चर। तो इन विट्रो कल्चर पात्रे तकनीक करके करके पारजीनी, पारजीनी का मतलब होता है ट्रांसजेनेट, ट्रांसजेनेट ट्रांसजेनेट एवं पादप कोशिकाओं से एक मिनट, पात्रे तकनीक करके पारजीनी जंतु एवं पादप कोशिकाओं से, पारजीनी जंतु एवं पादप कोशिकाओं से। हाँ अब सही है डेफिनेशन। पादप कोशिकाओं से उत्पाद प्राप्त करने, पादप कोशिकाओं से उत्पाद प्राप्त करने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। यानी कि ऐसे समझो इसको कि कोई भी जो है, जैसे मान लेते हैं ये कोई पादप कोशिका है, क्या है, पादप कोशिका। इस पादप कोशिका में ये मान लेते हैं ये किसी, हम मान लेते हैं ये कपास की है, किसकी है, कपास की पादप कोशिका है। अब क्या किया,
एक जीन लिया, जीन लिया, जिस जीन में कुछ ना कुछ खासियत होती है, वही जीन क्या है, लिया जाता है। कोई जीन लिया, जीन मान लेते हैं कीट प्रतिरोधक। जीन कैसा है, जिसमें कीट प्रतिरोधक क्षमता होती है, मतलब कीटों से बचाव करने की क्षमता होती है। इस जीन को इस जीन को जीवाणु में इस जीन को जीवाणु में क्या किया, संवर्धित किया। बोले सर संवर्धित का मतलब क्या है, वृद्धि टरबाई। क्या टरबाई, जीवाणु में वृद्धि टरबाई। या फिर इस जीन को किस में डाल दिया, इसमें डाल दिया, इस जीन को जिसमें कीट प्रतिरोधक रहे। ये जीन कहां से ली, किसी भी जीव से। कोई जीव है, उस जीव से क्या ली, उस जीव के अंदर जो जीन थी, भाई जीन तो पता ही है, उसके अंदर जो जीन थी वो ली, जिसमें जीन में क्या खासियत थी, कीट प्रतिरोधक क्षमता थी। तो इसको किस में डाला, कपास की जो पादप कोशिका होती है उसमें इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट कर दिया तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है, कीट प्रतिरोधक कपास बन गया। कैसा बन गया, कीट प्रतिरोधक कपास। अब मुझे बताइए, अब इसमें परिवर्तन हुआ क्या नहीं हुआ, इसके जीन्स में, ये जीन इसके जीन में डाल दी गई, इसके जीन के साथ मिश्रित करके डाल दीजिए। अब कैसे डाली, वो बायोटेक्नोलॉजी का प्रकार है, जिसको वन बाई वन समझेंगे। कैसे एक जीव में दूसरे जीन को कैसे डाला जाता है, यही तो बायोटेक्नोलॉजी है, इसको समझेंगे। क्या डाला, कीट प्रतिरोधक क्षमता। अब हमने कहीं ना कहीं इसकी जो कपास है, इसकी पादप कोशिका में कुछ परिवर्तन किया है। कहां पर किया है, पात्र तकनीक में, यानी कि हमने लैब में किया है। तब हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पारजीनी कोशिका। तब हम इसे क्या कहेंगे, पारजीनी कोशिका। पारजीनी कोशिका आ गया समझ में। मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, उसकी जीन में ऐसा कोई जीन डाला गया जिसकी हमें आवश्यकता थी। हमें आवश्यकता किसकी थी, कीट प्रतिरोधक कपास की आवश्यकता थी, ताकि जो हम कपास बोएं तो कीटों का प्रकोप ना हो। तो हमने क्या नाम दे दिया इसे, पारजीनी कोशिका या पारजीनी कपास, ऐसा कह सकते हैं। इसको पारजीनी कोशिका की बजाय पारजीनी कपास कहना उचित रहेगा। तो ये क्या पैदा हो गया, ये हो गया ट्रांसजेनिक कॉटन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, पारजीनी कपास। ये देख लो किसके द्वारा, इन विट्रो। तो अब देखो परिभाषा तो सुनो, पात्र तकनीक, लैब में काम किया करके पारजीनी जंतु या पादप कोशिकाओं से उत्पाद प्राप्त करने की, है ना, प्राप्त करने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी, उत्पाद प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब इसमें कपास हम प्राप्त कर सकते हैं, पौधा प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जो भी हमें आवश्यकता वो सब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, डेफिनेशन फुलफिल हो रही। क्लियर है भाई यहां तक, चलो इसे लिखे फिर हम और देखते हैं। चलो लिख लिया भाई। अब देखते हैं पादप जैव प्रौद्योगिकी। अब हमारा मेन, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, जंतु प्रौद्योगिकी नहीं पढ़ना, हमें पादप जैव प्रौद्योगिकी पढ़ना है। तो आप हेडिंग डालिए, पादप जैव प्रौद्योगिकी। भाई सीधी सी बात है, यदि उस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम पादपों में करें तो क्या कहलाएगी, पादप जैव प्रौद्योगिकी। इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्लांट बायो टेक्नोलॉजी, प्लांट बायो टेक्नोलॉजी कहेंगे। अब देखिए भाई, अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, भाई सीधी सी बात है, जब जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग पौधों के आनुवांशिक सुधार में या पौधों के सुधार में यदि किया जाता है तो इसे पादप जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, है ना। देखो डेफिनेशन लिखो साथ के साथ, तब आपको और समझ में आएगी। जब जैव प्रौद्योगिकी जब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग पौधों में जब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग पौधों में आनुवांशिक सुधार
पौधों में आनुवंशिक सुधार या आनुवंशिक सुधार या उनके निष्पादन, निष्पादन का मतलब होता है उसकी परफॉर्मेंस। जैसे कहते नहीं है भाई कि यार परीक्षा में तेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है यार, पढ़ तू और ज्यादा पढ़ ताकि तेरी और परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर हो, है ना। तो वही है। तो उसके उनके निष्पादन, निष्पादन में सुधार आदि, सुधार आदि के लिए किया जाता है, तो सुधार आदि के लिए किया जाता है, तो किया जाता है तो पादप जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। पादप जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्लियर है भाई यहां तक? क्या कहते हैं? पादप जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसे लिखो आप जल्दी से। अब इसमें समझाने वाला पॉइंट तो है ही नहीं, है कि नहीं? देखो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, जो जैव प्रौद्योगिकी है। अब इसका एक और चीज देखो, ऐसा नहीं है कि जैव प्रौद्योगिकी जब ही आई जब हमें डीएनए के बारे में पता चला। देखो जो भी महिलाएं जो हैं दूध से दही बनाती है ना जामन डाल के, वो भी एक जैव प्रौद्योगिकी है। क्योंकि इसमें क्या किसका यूज किया जा रहा है भाई, जो जामन है उसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। और सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उन प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग करते हुए हम कह सकते हैं दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें वो खूबी है, किसमें, जीवाणु में। आप में तो खूबी नहीं है कि भाई आप में कोई खूबी हो, दूध यहाँ रखा है और दूध को ऐसे छूट लिया और दूध दही बन गया। ऐसी शक्ति किसमें, जीवाणु में। जीवाणु उसमें रहेंगे और जीवाणु दही दूध से क्या बना देंगे, दही बना देंगे। वो भी एक जैव प्रौद्योगिकी, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी। तो एक अब आपकी पुस्तक में इस चीज को लिखा गया है, तो नोट डाल के आप लिखेंगे, नोट, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी। क्या पता परीक्षा में आपके आ जाए कि प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित करो। आप नई टू करके आ जाए जबकि आपकी पुस्तक में दिया हुआ है कि नहीं? तो प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी क्या है, दही सिरका शराब, दही सिरका, लिखो साथ के साथ लिखो, दही सिरका शराब आदि के उत्पादन में, आदि के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है, के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमताओं, आगे लिखेंगे, सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमताओं, प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग करके, है ना, क्षमताओं का उपयोग करके तैयार की गई तकनीक को, तैयार की गई तकनीक को, तकनीक को प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी के रूप में
जाना जाता है। ये भी एक जैव प्रौद्योगिकी है ना। दूध से दही बनाना ये भी जैव प्रौद्योगिकी है। तो याद रखना है, आदि उत्पादन में जो सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है, सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमता का उपयोग करके तैयार की गई तकनीक को जो है क्या कहते हैं, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है। ठीक। कोई एक ऐसा शब्द ऊपर नीचे हो लिखने में तो है ना, लोड मत लेना है ना। चलो भाई इसे लिखो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, और अब नोट 8 नोट ये हो गया, और देखो और नोट हैं अपने पास। चलिए और लिखो और देखो, ये आपकी पुस्तक में जो लाइन लिखी हुई है पहले उसको लिखता हूं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। अगली लाइन क्या लिखी रही है कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा, पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा, पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा किसी भी जीव से, किसी भी जीव से इच्छित जीन, इच्छित जीन को अन्य, देखो जीन शब्द बोलूं तब आप इसको समानार्थी मान लेना डीएनए के। जब मैं जीन बोलूं तब डीएनए के समानार्थी मान लेना। जीन को किसी जो है जीन को किसी अन्य जीव में, किसी अन्य जीव में, किसी अन्य जीव में स्थानांतरित किया जा सकता है, किसी अन्य जीव में स्थानांतरित किया जा सकता है। बोले सर ये क्या है, अभी समझाते हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है उसको भी बताते हैं। यहां पर इस शब्द को समझो, इच्छित जीन। इच्छित जीन मतलब वह जीन जो हमें यूज करनी है। इच्छित जीन का जैसे अभी मैंने आपको बताया था, कीट प्रतिरोधक जीन को हमने लिया था, तो कीट प्रतिरोधक जीन हमने लिया, हमारी इच्छा थी। ऐसे ही कोई भी चीज में इंसुलिन, इंसुलिन को बनाने वाली जो जीन है, इंसुलिन बनाने वाली जीन, उसको हमने हमारी इच्छा से नहीं लिया कि भैया हमें इंसुलिन बनाना है तो हमें इंसुलिन बनाने वाली जीन चाहिए। तो जो इंसुलिन बनाने वाली जीन है उसको हमने क्या कह दिया, इच्छित जीन कह दिया, है ना। ये याद रखें। जैसे अब यहां पर क्या क्या है कि पादप डीएनए तकनीक का उपयोग करके, अब ये क्या होती है इसको समझ आते हैं, है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि पुनर्योगज तकनीक क्या है इसको समझाते हैं कि क्या है। देखो, उम्मीद है आपको यहां पर आपको दिख रहा होगा। अब इसको समझाते हैं एक्चुअली क्या हो रहा है। ये क्या है, इसको हमने कहा इच्छित जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, इच्छित जीन, इच्छित जीन। ये किसी जीव से ली, ये जीव से ली, जीव सेकंड से, कोई भी जीव है, और ये इसको मान लेते हैं जीव फर्स्ट, जो कि एक क्या है, जीवाणु है। यहां पर जो लिया गया है वो जीवाणु है। मतलब इस जीवाणु, ये कोई जीवाणु है, इस जीवाणु के अंदर जो है ये प्लाज्मिड है, क्या है, प्लाज्मिड, और ये डीएनए है, ये डीएनए है इसका, और ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है इस जीवाणु के अंदर। तो जो प्लाज्मिड होता है वो भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए होता है। प्लाज्मिड भी क्या होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों प्लाज्मिड भी एक क्या होता है, डीएनए होता है।
इस प्लाज्मिड को इस जीवाणु से अलग कर लिया और इसको यहां से इस जीन को अलग कर लिया, यानी कि डीएनए को अलग कर लिया, जीन मतलब डीएनए, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। इन दोनों को एक एंजाइम होता है प्रतिबंध, जो है प्रतिबंध जो एंजाइम होता है एंडोन्यूक्लियस, है ना, जो है जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, उसके द्वारा इसको भी काटा और इसको भी काटा और इनको आपस में जोड़ दिया, तो जो बना वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। इसको ऐसे और समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, ये कोई जीव है, देखो रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, इसको ऐसे समझते हैं, ये कोई जीव फर्स्ट है और ये कोई जीव सेकंड है, इसमें जो है कोई ना कोई डीएनए है, इसमें जो है डीएनए के अतिरिक्त जो है ये क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, जो एक प्रकार का क्या है, डीएनए है। इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, ये निकाल लिया, यहाँ से डीएनए के, यहाँ से भी डीएनए के खंड को निकाला, है ना, ये डीएनए निकाल लिया। अब इसको जो है काटा और इसको भी कट किया और इसको भी कट किया। क्या किया, इसको भी, इस डीएनए को जो जीव सेकंड से निकाला था, कट किया, है ना। ये क्या है, इच्छित जीन है, इच्छित जीन कह लो या इच्छित क्या कह लो, डीएनए कह लो, यहां से निकाला। ये क्या है, जीव जो है जीवाणु है, इस जीवाणु में क्या है, जो गुणसूत्र होता है, इसका जो मुख्य गुणसूत्र होता है, उसके अलावा भी एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को लिया, इसको इस लिया और इन दोनों को काटा, काटने के बाद जो है ये ऐसे, ये देखो हमने यहां से काट दिया और ऐसे ही इसका हमने छोटा सा पार्ट कटा हुआ, ये कटा हुआ छोटा सा पार्ट हमने ले लिया, ये जीन कह लो या डीएनए पार्ट कह लो, ये हमने ले लिया और ये पार्ट जो है इसमें जोड़ दिया, इन दोनों पार्टों को क्या किया, इसमें जोड़ दिया। ये देखो ये वाला पार्ट और यहां हम इस पार्ट को ऐसे लिख देते हैं, ये वाला पार्ट, और यहां इसको जोड़ दिया। अब जो है इसका डीएनए, ये डीएनए और ये भी क्या है, ये भी प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड, और ये भी क्या है, डीएनए है, क्या है, डीएनए है। मतलब इसके डीएनए में इसका जो डीएनए जिसको, जिसमें क्या है, जो हम चाहते हैं उस, वो क्वालिटी है इसमें, वो विशेषता है, तो उसको इसमें क्या है, जोड़ दिया, किसके द्वारा, लाइगेज एंजाइम के द्वारा, लाइगेज एंजाइम द्वारा इसको जोड़ दिया। अब जो है, अब ये प्राप्त हुआ है, ये क्या प्राप्त हुआ है, डीएनए, और इसी डीएनए को हम क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहा जाता है। इसे पूरी जो हम ये प्रोसेस जो की है, ये प्रक्रिया हमने की है, यहाँ से निकाला, यहाँ से ये निकाला, इसका डीएनए में, इस प्लाज्मिड में जो है हमने इस डीएनए को, जिसमें हम जो चाहते हैं वो जीन है, वो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को इसमें डाला और ये जो बन गया, ये क्या हो गया, पुनर्योगज डीएनए कहलाया। तो यही है प्यारो, है ना, यानी कि इसके डीएनए में ये डीएनए डाल दिया, मतलब एक डीएनए में, एक के डीएनए में दूसरे का डीएनए डाल दिया, यही जो बना वो पुनर्योगज होता है, रिकॉम्बिनेंट होता है। तो यही तो हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा किसी भी जीव से इच्छित जीन को किसी अन्य जीव में स्थानांतरित किया जा सकता है। और हम यही तो कर रहे हैं कि अन्य जीव क्या है, ये रहा, इस जीव के डीएनए में हमने क्या किया, स्थानांतरित कर दिया। अब इस डीएनए को कहीं भी डाल दो, किसी दूसरे सूक्ष्म जीव के डीएनए में डाल देते हैं आगे। अब इसके आगे क्या होता है, इस पुनर्योगज डीएनए का क्या होता है, वो मैं समझाऊंगा आगे, जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे समझाता रहूंगा। तो आ गया समझ में पुनर्योगज तकनीक क्या होती है।
फिर आपके पुस्तक में लिखा हुआ है उदाहरण, है ना। चलो देखो, इसको हटा देते हैं। समझाने के लिए वो पार्ट ठीक था, इसमें हम उदाहरण देख लेते हैं इसका। हाँ, उदाहरण, इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण की बात करें। उदाहरण क्या है भाई, उदाहरण मानव में इंसुलिन उत्पादन को, मानव में, मानव में इंसुलिन उत्पादन को, इंसुलिन उत्पादन को, इंसुलिन उत्पादन को कोडित करने वाले जीन को, कोडित करने वाले जीन को, कोडित करने वाले जीन को ईकोलाई बैक्टीरिया में, ईकोलाई जीवाणु में, जीवाणु में स्थानांतरित करके, जीवाणु में स्थानांतरित करके, स्थानांतरित करके करके उत्पादित इंसुलिन का, उत्पादित इंसुलिन का, उत्पादित इंसुलिन का मधुमेह के उपचार में, मधुमेह के उपचार में उपयोग हो रहा है। उपयोग हो रहा है, ये आप लिखो। फिर इसको भी एक बार और समझा देते हैं क्या हो रहा है। देखिए, यानी कि मानव में इंसुलिन उत्पादन को कोडित करने वाले जीन, मतलब वह जीन जो इंसुलिन उत्पादन करने की क्षमता रखता है, उस जीन को क्या किया, किसमें डाला, इकोलाई जीवाणु में डाला, और इकोलाई जीवाणु में डाल के उस जीन की ज्यादा से ज्यादा कॉपी करी, मतलब उस जीन को ज्यादा से ज्यादा उत्पादित किया। किसमें किया, इकोलाई के अंदर किया। जैसे ही इकोलाई के अंदर जब जीन को इसको डाला जाता तो इकोलाई समझता है ये मेरा ही जीन है, तो इकोलाई क्या करता है, उस जीन की और ज्यादा से ज्यादा जीन उत्पादित करता है। एक जीन से दूसरे जीन, जैसे डीएनए नहीं है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए, तो जब जीन कह रहा हूं तो मतलब डीएनए मान ले, तो इस डीएनए को जिसमें इंसुलिन उत्पादित करने वाला जीन है, इसको जो है क्या करता है ये इकोलाई, 8 से 2, 2 से 4 बनाता रहता है। फिर उसके बाद इस इकोलाई से उसको निकाल लेते हैं, और उस इंसुलिन का उपयोग किस में किया जाता है, मधुमेह रोग के उपचार में किया जाता है। चलो अब इसको, एक इसका डायग्राम है वैसे इंसुलिन का, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं अगर है तो। हाँ, ये देखो, ये रहा। देखो क्या हो रहा है, आप समझेंगे यहां पर। ये क्या कर रहे हैं, ये भाई मनुष्य की पैनक्रियाज सेल है। मनुष्य की कौन सी सेल है, पैनक्रियाज जो है ये सेल है। इसमें क्या है, डीएनए है। इस डीएनए को, इस डीएनए में किसकी, इस डीएनए में क्या है भाई, इंसुलिन, इंसुलिन उत्पादन की क्षमता है। इस डीएनए में क्या है, इंसुलिन उत्पादन की क्षमता है। तो इस कोशिका से, कौन सी कोशिका, ह्यूमन पेनक्रियास सेल की कोशिका में, इसमें जो डीएनए है, इस डीएनए में इंसुलिन उत्पादन की क्षमता है। तो हमने क्या किया,
इस जीन या इस डीएनए को यहां से निकाल लिया। अब ये निकाल लिया, अब इसका करेंगे क्या भाई? करेंगे क्या, देखो इधर से एक जीवाणु सेल लेते हैं। उस जीवाणु सेल में क्या होता है मैंने बताया आपको, उसमें होता है प्लाज्मिड डीएनए। क्या होता है? प्लाज्मिड डीएनए। और इस डीएनए को ही हम क्या कहते हैं? वाहक कहते हैं। वाहक क्यों? क्योंकि ये इस इंसुलिन उत्पादित करने वाले डीएनए को ये अपने साथ लेके जाता है, इसलिए कहते हैं। कैसे? देखो यहां पर देखो, इसको प्लाज्मिड को अलग किया और फिर उसके बाद जो है इस प्लाज्मिड को और इसको दोनों को सेम एंजाइम, सेम प्रतिबंध जो एंजाइम होता है उससे इसको कट किया। यदि कट करेंगे तो सेम कट करता है, वो मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार से कट करता है ना। तो यहां से इसको काट लिया और यहां से इस डीएनए का छोटा सा कट यहां से ले लिया, इंसुलिन उत्पादन करने वाले का। ये इसको प्लाज्मिड, देखो प्लाज्मिड देखो यहां पर देखो पूरा है, यहां पर हमने देखो यहां पर देखो कट लिया या नहीं कट लिया। फिर उसके बाद यहां से एक छोटा सा पार्ट लिया और इन दोनों को मिला दिया, और यही क्या हो गया, इन दोनों को मिला के हमने क्या नाम दे दिया था अभी थोड़ी देर पहले ही, कि अगर दो डीएनए ऐसे मिला दिए जाएं तब हम उसे क्या कहते हैं? पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। यदि दो डीएनए ऐसे मिला दिए जाएं, दो जीव के डीएनए, तो हम क्या कहते हैं? पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। बार बार बता रहा हूं, अगर दो जीव हैं, अलग अलग जीव हैं, उन दोनों के डीएनए को मिला दिया जाए तो मिलाने के बाद जो डीएनए बनता है उसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। अब इस पुनर्योगज डीएनए को वापस से किस में डाला जाता है? जीवाणु में डाला जाता है। वापस से जीवाणु, वो भी इकोलाई में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि इकोलाई में क्षमता होती है, जो भी डीएनए है उस एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए उत्पादन करने की क्षमता होती है। ये हमारे अंदर नहीं है, हम एक डीएनए से और डीएनए अधिक उत्पादित नहीं कर सकते हैं हमारे अलावा, है ना। इकोलाई में वो क्षमता होती है कि बाहर से यदि कोई डीएनए आता है तो भी वो उत्पादित कर देता है, यदि वो उसके प्लाज्मिड में लगा के लाया है तो। अब क्या है, यहां पर देखो, यहां पर पूरा ग्रीन है, यहां पर देखो रिकॉम्बिनेंट है। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा? ये जीवाणु सेल क्या करेगी? यहां पर देखो, ये जीवाणु सेल जो है ये वृद्धि करता है, इसमें क्या करता है? डीएनए में या हम कह सकते हैं डीएनए की कॉपी बनाता है, डीएनए की कॉपी बनाता है। और बहुत सारी जब डीएनए की कॉपी बन जाती हैं तो इन डीएनए की कॉपी को उस जीवाणु से अलग कर दिया जाता है। इस डीएनए की कॉपी में क्या खासियत है? इंसुलिन उत्पादित करने की क्षमता। इसमें क्या क्षमता होती है? इंसुलिन उत्पादन क्षमता होती है ना हमारे पास। इस मतलब सोचिए, यहां ह्यूमन बीन, मनुष्य के जो पेनक्रियाज होता है उसके सेल में से हमने इंसुलिन निकाला और हमने बाहर इंसुलिन, और ये देखो ये ह्यूमन इंसुलिन यहां निकाल लिया, और इसको इसको इस डीएनए पार्ट को इसको निकाल के यहाँ ह्यूमन इंसुलिन बन जाता है। और इस इंसुलिन को निकाल के कहाँ पर जो है किसी भी जगह यूज कर लिया जाता है मेडिकल साइंस में। अब बहुत सारी प्रोसेस होती हैं इसमें, आप तो बेसिक आप याद रखो कि क्या हो रहा है। देखो मैंने एक डायग्राम के तौर पर आपको बताया है ना। ये देखो ये ह्यूमन इंसुलिन है ना। चलिए भाई, अच्छा सवाल ये आ रहा होगा, सर इस पुनर्योगज डीएनए को वापस से जीवाणु सेल में क्यों डाला जाता है? जीवाणु सेल में बेटा इसलिए डाला जाता है क्योंकि जीवाणु सेल में ही क्षमता होती है एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए बनाने की। हम हमें भाई, हमें इतने लोग हैं, इतने मधुमेह से ग्रसित लोग हैं, तो हमें इतने सारे लोगों के लिए इंसुलिन चाहिए। क्या एक डीएनए की छोटी सी मात्रा से काम हो जाएगा? हमें तो बहुत ज़्यादा डीएनए चाहिए, बहुत ज़्यादा इंसुलिन वाला जो है डीएनए चाहिए, तो इसलिए हम इसको लेते हैं। क्लियर है? चलो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको आप लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर उसके बाद आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है वो हम पढ़ लेते हैं। और क्या क्या है भाई अदर इंपॉर्टेंट? आनुवांशिक स्तर पर रूपांतरित, आगे है आनुवांशिक स्तर पर रूपांतरित आनुवांशिक स्तर पर रूपांतरित तमाकू
रूपांतरित आनुवंशिक स्तर पर रूपांतरित तंबाकू यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको तंबाकू में पहली बार 1983 में 1983 में जीवाणु जीवाणु का एंटीबायोटिक रोधता का जीवाणु का एंटीबायोटिक रोधता 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 का जीन स्थानांतरित किया गया था। जीन स्थानांतरित किया गया था। अब यहां से देखो, अब ये याद रखना भाई, ये रोधता का जीन, ये एंटीबायोटिक रोधता का जीन मतलब ये इच्छित जीन जो हमने कहा था ना भाई, इच्छित जीन, ये इच्छित जीन है। इच्छित जीन मतलब जो हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? एंटीबायोटिक रोधता का जीन किसमें स्थानांतरित करना चाहते हैं? तंबाकू में स्थानांतरित करना चाहते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं प्रथम जीएम फसल अगर आपसे कोई पूछ ले तो भैया कौन सी है? तंबाकू। प्रथम जीएम क्रॉप बोल दे, या प्रथम रूपांतरित, या ऐसे आपसे बोल दे कि ट्रांसजेनिक, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा, वो भी क्या है? तंबाकू। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा बोल दे या प्रथम जीएम फसल बोल दे तो वो भी क्या है? तंबाकू। कब भाई? 1983 में। क्या किया गया था? इस तंबाकू में किसकी, कौन सी इच्छित जीन डाली गई थी? इच्छित जीन, उसमें क्या था? उसमें एंटीबायोटिक रोधता का जीन था। ये याद रखें। चलिए इसे लिखें, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है और क्या है? अगला जो है ये पूछा जाता है भाई, ऑब्जेक्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम जो है जीएम फसल कौन सी थी? तंबाकू थी। तब जो है इसको बनाया गया था 1983 में, और कौन सी जीन को डाला गया था? एंटीबायोटिक रोधता जीन को। इच्छित जीन कौन सी थी? एंटीबायोटिक रोधता वाली जीन। फिर वही इस इच्छित जीन को किसके साथ मिलाया? प्लाज्मिड डीएनए के साथ मिलाया। तब हमने क्या कह दिया? पुनर्योज डीएनए, वही होता है सब इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं। एक और जो है आपके में उसमें लिखा हुआ है 1983 में कैरी मुलिस ने 1983 में कैरी मुलिस ने पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज की, है ना। 1983 में कैरी मुलिस ने जो है खोज की, जिससे आणविक विज्ञान जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर साइंस के क्षेत्र में मॉलिक्यूलर साइंस के क्षेत्र में क्रांति आ गई। अब देखो, इसको समझो कि कैरी मुलिस ने क्या है 1983 में ही पीसीआर तकनीक की खोज की थी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज की थी। अब ये क्या तकनीक होती है? जिसकी वजह से आणविक विज्ञान मतलब मॉलिक्यूलर साइंस मतलब जीन साइंस, जो जीन बेसिस पे होती है, जीन लेवल पर होती है, डीएनए लेवल पर जो होती है, डीएनए लेवल पर, उनसे लेवल मॉलिक्यूलर साइंस का मतलब इसमें समझो डीएनए लेवल पर,
डीएनए लेवल की जो साइंस होती है वो, है ना, मोलिकुलर साइंस, तो इसमें एक क्रांति आ रही थी टेरी मिलस की वजह से। ऐसा पीसीआर क्या है, ये क्या है, ये तकनीक क्या है जो आगे हम पढ़ेंगे भी। पीसीआर क्या है, ये जो पीसीआर तकनीक होती है ये 8 डीएनए से असंख्य इसमें ऐसा इसमें इस तकनीक में क्या होता है, 8 डीएनए से असंख्य डीएनए बनाए जा सकते हैं। यानी कि डीएनए की हम ये कह सकते हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं डीएनए की छोटी मात्रा से, या ऐसे भी कह सकते हैं कि डीएनए की छोटी मात्रा, या छोटी नहीं कहेंगे, कम कहेंगे ना, डीएनए की कम मात्रा से अधिक डीएनए, अधिक मात्रा, अधिक डीएनए मात्रा बनाई जा सकती है। ये ऐसा टेरी मुलस ने करके दिखाया था कि एक छोटा सा डीएनए, कई बार होता है जैसे फॉरेंसिक साइंस में आपने देखा होगा, यार डीएनए मैच कर लो, है ना, ऐसा कहते हैं, ऐसे नहीं कहते भाई मैं इन्हीं का बेटा हूँ। कई बार होता है ना, विवाद हो जाता है, एक एक बच्चा आके कहता है बहुत रईस खानदान के आदमी से कि मैं आपका बेटा हूँ, डीएनए टेस्ट करा लो, है ना, डीएनए टेस्ट करा लो। अब डीएनए अगर वो ये पीसीआर तकनीक का यूज किया जाता है उसमें भी, कि डीएनए की मात्रा है उसको और ज़्यादा आवर्धित किया जाता है। कई बार छोटे छोटे डीएनए मिलते हैं, कई जहाँ पर जो है मर्डर हो जाते हैं वहाँ पर जो है इसका यूज किया जाता है, समझ रहे हो। तो ये याद रखें, पीसीआर तकनीक किसने दी थी, याद रखना है, पीसीआर तकनीक की खोज किसने की थी, टेरी मिलस ने 1983 में की थी। फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, अभी हम बहुत देर से देख रहे हैं पुनर्योजक पुनर्योजक, तो अब इसमें आ जाते हैं कि जो पहला पुनर्योजक जो डीएनए है वो किसने बनाया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां लिखेंगे पहला, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, आ सकता है 12वीं क्लास में भी और जेट में भी, जेट में भी आ सकता है। पहला पुनर्योजक डीएनए पॉल वर्ग ने, पॉल वर्ग ने, जिसे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के पिता में भी कहा जाता है, पॉल वर्ग ने 1972 में पात्रे तकनीक के द्वारा बनाया, पात्रे तकनीक द्वारा बनाया। पात्रे तकनीक मतलब लैब में बनाया, है ना, पात्रे तकनीक मतलब लैब में बनाया, ये मान लेना। पात्रे तकनीक का मतलब ऐसे समझ लेना आप, है ना, कि भाई लैब में इसने काम किया, उसको पात्रे तकनीक, है ना। फिर इसके बाद जो है इसने इस डीएनए को बनाया, लेकिन देखिए पुनर्योजक डीएनए को तो बना दिया, ठीक है, इस पुनर्योजक डीएनए से पहली बार जीव किसने बनाया, एक हम कह सकते हैं इसको इजेक्ट करके, और एक जीव किसने बनाया, एक ऑर्गेनिज्म जो है किसने, सॉरी एक हम कह सकते हैं कि जीव किसने बनाया, है ना। तो वो बनाया था स्टानले कोहेन, स्टानले कोहेन एवं अल्बर्ट सॉरी हर्बर्ट, हर्बर्ट बोयर ने, बोयर ने 1973 में पहली बार सफल, पहली बार सफल पुनर्योजक, पहली बार सफल पुनर्योजक डीएनए, डीएनए जीव बनाया। इसने क्या है, प्लांट वगैरह पे जो है काम किया था, है ना, तो वहां जो है उस प्लांट को बना दिया था इसने सफल, जबकि पहली बार जो है पहला पुनर्योजक जो डीएनए वो किसने, पॉल वर्ग ने, लेकिन पुनर्योजक डीएनए का सफलतम उपयोग करते हुए जीव बनाया, मतलब एक हम कह सकते हैं पादप कह लो, या पादप को मेनली इसने शायद पादप पे काम किया था, तो पादप को पूरा बनाया था। तो ये याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में, क्लियर है। देखिए मैं
इस चैप्टर में इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ, इसके पीछे का कारण है ये 88 लाइन, इस चैप्टर की 88 लाइन, 88 शब्द इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको 88 शब्द को समझाने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा समझाना पड़ रहा है, क्योंकि देखो कब तक रटोगे, थोड़ा बहुत यदि आप समझ के रटोगे तो ज़्यादा आसान है, यदि आप किसी चीज़ को समझोगे फिर रटोगे तो ज़्यादा आसान है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाकी का हम मिलेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी, उसका सामान्य परिचय, संसाधन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और लाइक, ये याद रखें, लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं 12वीं क्लास का, तो 12वीं क्लास राजस्थान बोर्ड कृषि संकाय का हिंदी माध्यम कोर्स हमारा 2500 रुपये में है एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन पर, जिसमें हम पूरी वीडियो लेक्चर, नोट्स, टेस्ट पेपर, ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, मॉडल पेपर सब कुछ कराते हैं, वो भी चैप्टर वाइज ओवरऑल। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।